आज का जो मेथड है हमारा रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। जो हमारा पेबैक पीरियड मेथड था वो कैश इनफ्लो के बेसिस पर था, जिसमें हम जो है वो कैश इनफ्लो निकालते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। बट रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग प्रॉफिट, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। कि इसमें जो है हम उसके अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लिया जाता है। नेट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसकी हम बात करते हैं। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इस मेथड में क्या है कि जिसकी जितनी भी अर्निंग्स हैं, टोटल अर्निंग्स उस प्रोजेक्ट से, उसकी पूरी लाइफ से जितनी भी अर्निंग्स होनी है, सारी अर्निंग्स को कंसीडर किया जाता है। अर्निंग्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर अ होल लाइफ, की पूरी लाइफ में जितना टाइम भी वो प्रोजेक्ट चलने वाला है उसकी सारी की सारी अर्निंग्स को कंसीडर किया जाता है बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो इसलिए इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं। और इस मेथड में क्या है कि हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि प्रोजेक्ट विद द हायर रेट ऑफ रिटर्न इज सिलेक्टेड। द प्रोजेक्ट विद द हायर रेट ऑफ रिटर्न इज सिलेक्टेड। तो हमें मेथड के बारे में तो पता ही होना चाहिए, साथ में हमें उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये मेथड हमने यूज़ करना है तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट की हमने कैलकुलेशन कर दी, फॉर्मूला लगा दिया है, तो हमें बाद में ये भी पता हो कि उसके अकॉर्डिंगली कौन से प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है। तो अगर हम इस मेथड को यूज़ करें तो हमने उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसकी रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट है। तो मैक्सिमम जितने हमारे जितने भी मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, एक्सेप्ट पेबैक पीरियड मेथड, उसमें जो है वो हाईएस्ट को ही सेलेक्ट किया जाता है, हाईएस्ट को ही फर्स्ट रैंकिंग दी जाती है। सिर्फ पेबैक पीरियड मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है हम लोएस्ट वाले को फर्स्ट रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जितनी इनकी रेट ऑफ रिटर्न आती है उसके अकॉर्डिंगली उनको रैंकिंग दी जाती है। हायर वाले को टॉप रैंकिंग दी जाएगी, और जिनके जो है वो रेट ऑफ रिटर्न कम है उनको रैंकिंग कम दी जाएगी। और जो टॉप रैंक्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनकी जो है वो उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंगली उनमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। इन केस कई बार हो सकता है कि हमने जो है वो एक मिनिमम कट ऑफ रेट क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि हमारी कट ऑफ रेट इतनी है कि हमें जो है वो मिनिमम 10% चाहिए। तो अगर हमारे सभी प्रोजेक्ट्स जो है वो 10% से कम दे रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और अगर सभी में जो है वो 10% से ज़्यादा है, मिनिमम कट ऑफ रेट से ज़्यादा है, तो जिन प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उन सब में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो कई बार कट ऑफ रेट के बेस पे भी हमने डिसाइड करना होता है, और या फिर जो है वो आपका जो जिसमें हाईएस्ट रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अगर दो को कंपेयर करना है तो जिसमें हायर रेट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसको बोलते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट्स के हमने जो प्रॉफिट्स हैं एनुअल प्रॉफिट्स उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, और प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट लेनी है वो नेट इन्वेस्टमेंट लेनी है। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आर इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स, और वो टोटल प्रॉफिट्स हमने कौन से लेने हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो टोटल प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स उसको हमने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है कि कितने साल वो प्रॉफिट्स हमें मिलने वाले हैं। मान लो हमें 50,000 रुपये प्रॉफिट में 50,000 रुपये टोटल प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं, और वो प्रॉफिट जो है 5 साल तक मिलने वाले हैं, 5 साल में मिलेंगे 50,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट जो है वो 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 10,000 जो है वो हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ गया। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देनी है, कि एट लास्ट जो उसकी वैल्यू बचेगी इन्वेस्टमेंट की वो स्क्रैप वैल्यू उसमें से माइनस करके हम जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे। इसमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपने ध्यान रखना है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स निकालने के लिए कि जो आपके टोटल प्रॉफिट्स हैं, और वो टोटल प्रॉफिट्स आपने आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लेने हैं, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट से आपने डिवाइड कर देना है कि वो प्रॉफिट्स कितने साल में मिलने वाले हैं, तो उससे आपने डिवाइड करना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है कि हमने जो है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से स्क्रैप वैल्यूज की माइनस कर देनी है, तब हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी में हमारे पास 2-3 फॉर्मूले और आ जाते हैं कि रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने अगर निकालना है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का ही फर्दर मेथड्स हैं, ये पहला वो मेन मेथड था आपका। और इसमें कई बार जो है रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या करना है कि टोटल प्रॉफिट्स लेने हैं। वहाँ पे पिछले वाले में हमने जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला था, तो उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट्स लिए थे। तो यहाँ पे रिटर्न पर यूनिट निकालनी है, तो रिटर्न पर यूनिट के लिए आपने जो है वो टोटल प्रॉफिट्स लेने हैं, टोटल प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स।
और उसको नेट इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है। रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए भी हम जो है वो, अगर रिटर्न के साथ एवरेज नहीं लिखा, ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए कि सिर्फ रिटर्न रिटर्न लिखा है तो आपने जो है वो टोटल प्रॉफिट्स लेने हैं, अगर उसके साथ एवरेज लिखा है तो आप प्रॉफिट्स की एवरेज लेंगे, और इन्वेस्टमेंट लिखा है तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, अगर एवरेज लिखा है तो आप एवरेज ले लेंगे। तो रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो टोटल प्रॉफिट्स, रिटर्न के साथ एवरेज नहीं लिखा, हमने जो है टोटल प्रॉफिट्स ले लिया आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, और इन्वेस्टमेंट के लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखा है तो हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दिया। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी है? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट चाहे कितने भी साल चले, आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो जितने भी साल चलेगा प्रोजेक्ट, बट एवरेज इन्वेस्टमेंट को जो है आपने कैलकुलेट करना है तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2 ही होगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपने टोटल इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 2 से डिवाइड करना है। प्रोजेक्ट की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है इसका। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी साल है, बट एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट को जस्ट 2 से डिवाइड करना है। बट हाँ, अगर प्रॉफिट्स की एवरेज निकालनी है तो आपको देखना है कि प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है और उस लाइफ से उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट मेथड है इसमें एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट की, रिटर्न भी एवरेज और इन्वेस्टमेंट भी एवरेज। तो एवरेज रिटर्न के लिए हमने क्या किया, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स भी वही हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, बट यहाँ पे इनकी एवरेज लेनी है, जो स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी एवरेज लेनी है, और इन्वेस्टमेंट को एवरेज करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट से ही है, तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है उसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5 लाख एंड हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20,000 आफ्टर 5 ईयर्स। तो यानी कि उसकी लाइफ जो है वो 5 साल की है। प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होनी है आपकी इनिशियली 5 लाख रुपीज की होनी है, और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 20,000 रुपीज की है। इट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ड्यूरिंग 5 ईयर्स अमाउंटिंग टू रुपीज। उस प्रोजेक्ट से हमें जो है वो 5 साल तक कितने कितने प्रॉफिट मिलने हैं। फर्स्ट ईयर 40,000, नेक्स्ट ईयर 60,000, नेक्स्ट ईयर 70,000, नेक्स्ट ईयर 50,000 एंड लास्ट ईयर जो है वो 20,000 मिलेंगे। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हमने निकालनी है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के जो फॉर्मूला आपको बताया था, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स निकालने हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला था आपका कि पहले आप टोटल प्रॉफिट्स निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट्स में 40,000 प्लस 60,000 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 20,000, जो हमने यहाँ पे कर दिया 40 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 2,40,000। और एवरेज करनी है, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स से उसको डिवाइड किया, तो एनुअल प्रॉफिट जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो है वो आपके 48,000 वो हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर नेट इन्वेस्टमेंट कितनी थी, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा कितने का था, 5 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट करने थे, और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 20,000 है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट में से हमने उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 5 लाख माइनस 20,000, तो 5 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू 4,80,000। तो ये जो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है, यहाँ पे भी लिख के दिखा दिया आपको कि नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट 5 लाख माइनस 20,000, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4,80,000। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि हमने जब एनुअल प्रॉफिट्स की एवरेज करनी है तो नंबर ऑफ ईयर्स वो लेने हैं जो प्रोजेक्ट की लाइफ है। देन वो जो आपको कुछ और साथ में मेथड्स बताए हमने, उसके लिए एग्जांपल हमारा सेम ही चला हुआ है, बट इस फॉर्मूले में हमने कैसे वैल्यूज निकालनी है उसकी। तो रिटर्न पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड में क्या था हमारे पास, टोटल प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। तो टोटल प्रॉफिट्स लेने हैं, तो टोटल प्रॉफिट्स जो है हमारे पिछली वीडियो में कितने थे, टोटल प्रॉफिट्स हमारे को 2,40,000 रुपए के जो है वो प्रॉफिट्स हुए थे, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 4,80,000 रुपए की है। तो 2,40,000 रुपए टोटल प्रॉफिट्स, इसमें एवरेज नहीं करनी है हमने, तो टोटल प्रॉफिट्स लेने हैं, क्योंकि रिटर्न के बारे में पूछा है, एवरेज नहीं लगाया इसके आगे, हमने टोटल प्रॉफिट्स ले लिए 2,40,000। नेट इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट में नेट इन्वेस्टमेंट हमारी 5 लाख माइनस 20,000 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 50% आ गया हमारा। रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एवरेज होगी हमारी, प्रॉफिट्स टोटल ही लेने हैं। टोटल प्रॉफिट्स 2,40,000 थे, 2,40,000 ले लिए। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, तो प्रोजेक्ट की लाइफ बेशक यहाँ पे 5 ईयर्स है, बट हमने जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट को सिर्फ
2 से डिवाइड करना है, चाहे उसकी लाइफ 5 ईयर्स थी, 10 ईयर्स थी, 15 ईयर्स होती, कितनी भी होती, बट हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो टोटल इन्वेस्टमेंट को जस्ट 2 से डिवाइड करना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट से है। तो नेट इन्वेस्टमेंट जो आपकी थी 5 लाख माइनस 20,000, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 2,40,000। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी 2,40,000 आ गए, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी 2,40,000 आ गई, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये रिटर्न आपकी 100% दे रही है। और जो लास्ट मेथड था इसमें एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट्स की भी एवरेज, तो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास लास्ट उसमें आए थे 48,000 के, तो 2,40,000 जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उसको हमने 5 से डिवाइड करना है। तो जब प्रॉफिट्स की एवरेज निकालनी है तो टोटल प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर्स जो प्रोजेक्ट की लाइफ है उससे डिवाइड करना है। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका 48,000 आया था। और एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे निकाल ली है अभी 2,40,000, जो एवरेज इन्वेस्टमेंट टोटल नेट इन्वेस्टमेंट को 2 से डिवाइड करके 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 20%। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, उसके अकॉर्डिंगली आपने निकालना है कि अगर एवरेज रिटर्न पूछी गई है तो प्रॉफिट्स की एवरेज करनी है, और इन्वेस्टमेंट के आगे साथ अगर उसने एवरेज कहा है तो अब आप एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर उसको निकालेंगे। अगर जस्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कहा है तो आप जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें कंसिडर करेंगे।